कार्तिक नागलोक के आसमान में ही ऊर्जा के अदृश्य बादल में था और उसके साथ था उसका जिगरी दोस्त और पुराना साथी गौतम वागले। अभी तक कार्तिक को इस सारे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह गौतम का उपयोग विनाश ने किया है, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि इस मामले में विनाश का हाथ जरूर है। गौतम की हालत सुधरने पर ही वो इस बारे में उससे पूरी बात जान सकता था, लेकिन इस बीच वो भूल गया था कि उसके पास एक रास्ता और था। त्रिकाल दर्शन की शक्ति रखने वाली महादेवी इस मामले में फिर एक बार उसकी मदद कर सकती थी। हालांकि एक बार फिर महादेवी से मदद की गुजारिश करना कार्तिक को बहुत अजीब लग रहा था, खास तौर पर उसके और महादेवी के बीच पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें उसने महादेवी से काफी नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन उसे भरोसा था कि महादेवी एक अच्छी इंसान होने के नाते उसकी स्थिति को समझ रही थी। कमाल की बात है कि इस सारे मामले का हाल जानने की इच्छा के साथ साथ जब कार्तिक को महादेवी की याद आई तो उसे यह भी याद आया कि हो सकता है कि उस बातचीत में इस बात के लिए भी महादेवी को तैयार कर सके या उससे पूछ सके कि माया की हालत कैसी है और कितने वक्त में वो माया से फिर बात कर सकता है। लेकिन फिर उसने इस विचार को अपने दिमाग से झटक दिया। अगर इस सारे मामले की बात में भी वो दोबारा माया की बात लाता तो हो सकता था कि महादेवी उसका बुरा मान जाए। इसलिए अगर वो फिर से महादेवी से संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत संभल कर बात करनी होगी। गौतम जब अपने राक्षस रूप में था तब कार्तिक ने उस पर बहुत से जानलेवा हमले किए थे। एक तरह से ये चमत्कार ही था कि गौतम अब तक जिंदा था। शायद विनाश की चाल यही थी कि वो कार्तिक के हाथों से गौतम को मरवाना चाहता था। इससे कार्तिक बहुत गहरे अफसोस से भर जाता और विनाश को ऐसा होने में एक अलग ही आनंद का अनुभव होता। लेकिन सौभाग्य की बात थी कि गौतम अभी जिंदा था और विनाश की ये चाल पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। कार्तिक ने गौतम को अपनी सबसे शक्तिशाली संजीवनी वटी देकर अपने ऊर्जा के कवच में रखा हुआ था ताकि उसका खून ना बहे और उसकी ऊर्जा का स्तर तेजी से सामान्य हो सके। और इस बीच कार्तिक चाहता था कि वो महादेवी से बात करे, इसलिए वो उसी ऊर्जा के बादल में अपना ध्यान लगाकर बैठा और उसने अपनी मानसिक तरंगों से महादेवी के अनुनाद की तरंगों को पकड़ने के लिए सारे लोकों में कुछ अंतरलोकी तरंगों को प्रसारित किया। कमाल की बात है कि ज्यादा वक्त नहीं लगा और कार्तिक की तरंगों के प्रेषित होने के लगभग तुरंत बाद ही महादेवी ने उन तरंगों को पकड़ लिया। इसकी वजह कार्तिक को पता नहीं थी, लेकिन नागलोक शुष्क लोक से सिर्फ एक पतली दीवार से ही अलग था। कार्तिक ने जो तरंगें प्रेषित की थीं, वो नागलोक के आसमान में जैसे ही गूंजी वैसे ही तुरंत वो शुष्क लोक के आसमान में भी पहुंची, जहां महादेवी पहले ही अपने साथ अपनी सारी सेना की ऊर्जा की स्थिति को बेहतर करने के लिए अनुनाद की साधना में बैठी हुई थी। महादेवी, मुझे फिर से एक बहुत जरूरी बात करनी है, कार्तिक ने कहा। कहो, महादेवी ने साफ और सीधे पूछा। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही उल्टी सीधी घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में अगर मैं आपसे बताने जाऊं तो ये बहुत लंबी कहानी बनेगी, लेकिन संक्षेप में आपको इतना कह सकता हूं कि फिलहाल मैं नागलोक में हूं। मुझे यहां आने की सलाह एक कर्ण पिशाचिनी ने दी थी, जिसकी बात सुनकर मैंने गौतम वागले से यहां का रास्ता पूछा और यहां पहुंच गया। लेकिन यहां हर कोई मेरी जान का प्यासा था और उसके बाद यहां पर एक राक्षस के रूप में खुद गौतम ने हमला कर दिया, जिसे मैं पहचान नहीं सका और मैंने उस पर बहुत बुरे वार किए। अब यहां हर कोई मेरा दुश्मन है और मैं नागलोक के आसमान में एक ऊर्जा कवच में बंद गौतम का इलाज करके उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या आप इस मामले को समझने में मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद कर सकती हूं और इसमें गौतम की भी मदद होगी। मुझे बहुत अफसोस है कि उसने मेरी बात नहीं मानी। अब जरूर वनराज गोयल और सिंह वंश के लोग भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। महादेवी ने सहानुभूति से कहा। तो फिर मुझे बताओ कि ये सब हो क्या रहा है?
महादेवी ने मामला उसके सामने साफ किया। गौतम सिंह वंश के मुख्यालय में मौजूद सुरक्षा कवच में बची हुई काली ऊर्जा का उपयोग करके अपनी शक्ति को बेहतर करना चाहता था, ताकि वो पाताल लोक जाकर तुम्हारी मदद कर सके। उस शक्ति को ना संभाल पाने की वजह से उस शक्ति ने ही गौतम पर काबू पा लिया और इस तरह वो विनाश के हाथों का खिलौना बन गया। आगे की बात कार्तिक समझ रहा था और इसी वजह से विनाश ने शायद ये साजिश रची कि गौतम को मेरे हाथों से ही मरवा दे। और ये सच में कितने दुख की बात होती अगर मेरे हाथों से गौतम मारा जाता। मैं तो अपने आप को कभी भी इसके लिए माफ नहीं कर पाता। लेकिन तुम नागलोक में क्यों हो? महादेवी ने पूछा। तब कार्तिक ने महादेवी को कर्ण पिशाचिनी की सारी बात बता दी। ये सुनकर महादेवी बेहद गंभीर हो गईं। उसने कार्तिक को समझाया, देखो कार्तिक, जिस तरह की शक्ति ने तुमसे ये बात कही है वो भरोसा करने के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने जो बात कही है वो बहुत गंभीर है और उसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है। इसलिए ये बात तो ठीक है कि तुम्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए, लेकिन ब्रह्म ऊर्जा का लालच एक बहुत बुरा लालच हो सकता है। इस तरह की कोशिश करने के लिए तुम्हें बहुत से ऐसे लोगों से निपटना पड़ेगा जिनके पास कुछ खास शक्तियां हैं जो उन्होंने संभाल कर रखी हैं। ये बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन इनके पास अपनी शक्तियों को अपने पास संभाल कर रखने का एक बहुत बड़ा कारण है और इनसे वो शक्तियां छीनने की कोशिश उनके साथ अन्याय होगा। महादेवी की बात समझते हुए कार्तिक ने उससे कहा, मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। मैं उसके सारे मामले के बारे में आपसे, गौतम से और वनराज गोयल से बात करना चाहता था। मैंने गौतम को इस बारे में बताया भी था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि गौतम खुद काली ऊर्जा के काबू में है और वो जो भी मुझसे कह रहा है वो सारी बातें यकीन करने लायक नहीं है। इसलिए अब मैं और भी ज्यादा चक्कर खा गया हूं कि मुझे किसकी बात पर भरोसा करना चाहिए और किसकी बात पर नहीं। आप मुझे बताओ कि इस हाल में क्या करना मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। क्या मुझे नागलोक छोड़कर वापस चला जाना चाहिए या फिर मुझे कर्ण पिशाचिनी के कहे अनुसार एक संगठन बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए? महादेवी कुछ सोचने लगी और फिर बोली, मुझे लगता है सबसे पहले तुम्हें नागलोक के सेनापति के पास जाकर अपनी पूरी स्थिति को उसे समझाना चाहिए, ताकि नागलोक में तुम्हारे प्रति ये नकारात्मक भावना ना रहे। उसके बाद अगर उनका रवैया तुम्हारे काम के प्रति अच्छा रहा तो तुम्हें एक दोस्त तो मिल ही जाएगा, और अगर इसी तरह तुम्हें दोस्त मिलते गए तो संगठन भी अपने आप बन जाएगा। इसलिए एक वक्त में सिर्फ एक काम करना बेहतर होगा। ये कहकर महादेवी ने अपनी बात एक बार और दोहराई, लेकिन ब्रह्म ऊर्जा के लालच में रहकर काम मत करो। हो सकता है तुम्हें उसकी जरूरत ही ना पड़े। कार्तिक ने स्वीकारा, ठीक है, फिलहाल इतनी सारी घटनाएं हुई हैं कि मैं किसी और चक्कर में ना पड़ते हुए आपकी सलाह को मानते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और। कहो। क्या मेरी एक बार माया से मुलाकात नहीं हो सकती, या फिर सिर्फ एक बार बातचीत? इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूं। तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए। सही वक्त आने पर मैं खुद अपनी तरफ से माया को लेकर तुम्हारे पास आऊंगी, और शायद ऐसा होने में बहुत देर नहीं लगेगी। इसमें कितनी देर लगेगी ये तुम पर ज्यादा निर्भर करता है। माया की स्थिति तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन विनाश ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसलिए अब अगर माया के पास आने से कोई तुम्हें रोकेगा तो वो मैं नहीं बल्कि विनाश होगा। ये कहकर महादेवी ने अपने तरंगों का प्रसारण बंद कर दिया। वहीं कार्तिक उसकी कही बात पर गहरी सोच में डूब गया। उसकी बात में बहुत बड़ी सच्चाई थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, और इस लड़ाई से मुंह मोड़ने का कोई भी रास्ता उसके सामने नहीं था। उसे जल्द ही अपनी शक्ति का स्तर बनाकर विनाश की समस्या का इलाज करना ही था, क्योंकि ऐसा ना करने का अर्थ था कि वो न सिर्फ खुद को बल्कि माया को, गौतम को, सिंह वंश को, वनराज गोयल को, अपने पृथ्वी लोक
और लगभग हर उस चीज को खतरे में डाल रहा था जो खूबसूरत थी और जिसे वो पसंद करता था। विनाश का उद्देश्य ही था। वो हर उस चीज को मिटा देना चाहता था जिससे कार्तिक प्यार करता था। अमरलोक में कार्तिक के हाथों होने वाली हार को वो भूला नहीं था और अपनी शक्ति को वापस पाने के बाद सबसे पहला काम वो यही करना चाहता था कि कार्तिक को उसकी पसंद की हर चीज से दूर करके उसे इतना तड़पाए कि वो खुद ही जीने की उम्मीद छोड़ दे। गौतम की हालत में कुछ वक्त में सुधार हो जाएगा। अब मुझे नागवंश के सेनापति से जाकर बात करनी होगी और उसे पूरी ईमानदारी से सारी बात समझा देनी होगी। अगर उसे मैं ये बात समझा सका तो शायद विनाश का सामना करने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्तिक ने सोचा। महादेवी से बात करने के बाद काफी हद तक कार्तिक को समझ आने लगा था कि उसे आगे क्या काम करना है और किस दिशा में जाना ठीक रहेगा। संगठन बनाने की बात अच्छी थी, लेकिन जैसा कि महादेवी ने कहा था, उसे एक बार में एक कदम रखना चाहिए। इसलिए वो सबसे पहले नागलोक के लोगों का विश्वास जीतना चाहता था। अगर उसे जीवन का भरोसा मिल जाता है तो उसके पास एक संगठन बनाने के लिए पहला साथी तो उसे मिल ही जाएगा और फिर उसके पास खुद महादेवी और वनराज गोयल का साथ तो था ही। इस तरह आगे बढ़कर धीरे धीरे वो जान सकता है कि उसे विनाश के साथ अपनी जंग में किन किन चीजों की जरूरत है और कौन से कदम सबसे सही रहेंगे। क्या सही दिशा में जा रहा है कार्तिक? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।